गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं करीम सर आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल मेधास क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर मैं एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे सेंट्रल लेवल की किसी भी एग्जामिनेशन को आप उठा लीजिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, या किसी भी स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन को उठा लीजिए। जैसे एसएससी, हर स्टेट में होने वाली एसएससी एग्ज़ाम को ले लीजिए, चाहे अभी बिहार में एईडीओ का फॉर्म आया हुआ है, सीजीएल 4 है, एसएससी +2 लेवल के एग्जामिनेशन को उठा लीजिए, या स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन पीसीएस वगैरह। इन सारे एग्जामिनेशंस में जो जहाँ भी मैथ्स का वेटेज दूसरे सब्जेक्ट के वेटेज के इक्विवेलेंट है, उन सारी परीक्षाओं के लिए हमारा एक प्रयास है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को कंप्लीट अरिथमेटिक और एडवांस पढ़ाऊँ। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, और जिस भी एग्जामिनेशंस में मैथ्स पूछे जाते हैं उन सारे एग्जामिनेशंस में मेरा जो अपने पढ़ाने का तरीका है कि फ्रॉम बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँ, जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाऊँ। हर क्वेश्चन जब आप एग्जामिनेशंस में आप टच करेंगे, टेस्ट सीरीज में टच कर रहे होंगे, क्वेश्चन को बना रहे होंगे, तो आपको लेवल बहुत ज़्यादा अप नहीं लगेगा। अभी बिहार के किसी भी एग्जाम्स को उठा लीजिएगा, यहाँ से पढ़िएगा तो इस लेवल से आपको 50% ही लेवल मिलेंगे। या आपने सीजीएल का प्रिपरेशन किया होगा, सीडीएस का प्रिपरेशन किया होगा, या मैनेजमेंट लेवल की एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन किया होगा, तो आप देखेंगे कि उन सारे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे बिहार के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो सीजीएल का लेवल हो गया, सीजीएल 4 का लेवल हो गया। सेंट्रल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ। उसके लेवल जो है 50% ही होंगे क्वेश्चंस के। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी जगह, बहुत सारी टेस्ट में आप देखते होंगे कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, बहुत क्वेश्चंस का लेवल बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, तुरंत बन जा रहा है। नहीं, क्वेश्चन का लेवल टफ होना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि बहुत सारे कैलकुलेशन से बचाना है, बहुत कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व कराना है। अगर क्वेश्चन 25 है मार्क्स के हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स के हैं, तो कम टाइम में आप चीज़ों को सॉल्व करके कितनी जल्दी, कितनी आसानी से आप बाहर निकल जाइए, ये है। तो टफ क्वेश्चन का पैटर्न तो पहले था, लेकिन अब धीरे धीरे उन चीज़ों का पैटर्न थोड़ा कम हो गया। अब जो है बेसिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, कितनी अच्छी है बेसिक की अंडरस्टैंडिंग, उन चीज़ों पे आपके एग्जामिनेशंस का पैटर्न डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी अच्छी सूझबूझ है, कितने सही अप्रोच ले रहे हैं। आपका जो पुराना अप्रोच था, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम 9th-10th में बहुत डिटेल वे में बनाते थे, वो जो अप्रोच हुआ करता था, या जो मेरा एकेडमिक अप्रोच है, या जो मेरा कन्वेंशनल अप्रोच है, उससे तो हम चीज़ें बना तो लेते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन जो एग्जामिनेशंस में सवाल पूछे जाते हैं उसको बनाने का जो हमारा एक तरीका होता है, एक जोरदार, सही और ज़बरदस्त तरीका होता है, वो सही अप्रोच चाहिए। आपकी समझदारी अच्छी होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का तरीका ट्रिकी, लॉजिकल होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। आप समय बचा पाए, लीक नहीं पाए चीज़ों को, बहुत जगह पर चीज़ों को ओरली करने की आदत डाल लीजिए। ऐसे जब सवाल आप बार बार, बहुत बार जब प्रैक्टिस कर जाते हैं तो चीज़ों को ओरली करने का अंदाज हो जाता है आपको। लेकिन जब आप सवाल पढ़ रहे होते हैं तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन को देखिए कि जो मेंटली हो सकता है, पॉसिबल है कि हम चीज़ों को मेंटली कर सकते हैं, तो वहाँ पर मेंटली चीज़ों को कैलकुलेट करिए। सवाल को बनाने का, करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारे वे हैं, लेकिन आपको वो सही अप्रोच, सही वे, सही तरीका आना चाहिए जिससे आप एग्जामिनेशन में चीज़ों को सॉल्व कर पाए। बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद या किसी आप अच्छे एडुकेटर, मेंटोर से जब पढ़ रहे होते हैं तो वो बेस्ट अप्रोच आपको इनहेल करना पड़ता है, इनकम्पास कराना पड़ता है, ताकि वो उन तरीकों पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम बच के निकलेगा, बहुत सारा टाइम बचेगा। क्योंकि जब ज़्यादा क्वेश्चन होता है, आप ज़्यादा समय दे देते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट को करने में आपको समय, टाइम, ज़्यादा समय निकल जाता है। तो आप क्या करें कि वैसे अप्रोच को इनकम्पास कराएं, डेली लाइफ में यूज़ करें, टेस्ट सीरीज मारें, सेट्स प्रैक्टिस करें, तो उस तरीके से ही प्रैक्टिस करें जिससे समय बचकर निकलता है, जो सही अप्रोच है। आप क्या करो कि जो सवाल आपको बताए जा रहे हैं उसको बनाने का अपने तरीके, बेसिक जो तरीका है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उससे करके देखो। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत हद तक, बहुत अच्छे तक क्लियर हो जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो चीज़ों को ट्रिकी वे में, लॉजिकल वे में, कॉन्सेप्चुअल वे में करने का तरीका आपका बदल जाएगा। या जिन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल वे में बताया जा रहा है
तो वो आपके सोचने अंडरस्टैंडिंग में वो सारी चीज़ें क्या होगी कि आसानी से आ जाएंगी। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। कल जो इससे पहले वाला जो क्लास था वो प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक क्लास था। आपने सीखा कि प्रॉफिट लॉस का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। पहले ये सब सारी चीज़ें नहीं थी, धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ा, लोभ लालच बढ़ा, स्वार्थ बढ़ा, तो समाज में प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंसेप्ट आ गया। जब चीज़ें आ गई तो पढ़नी भी ज़रूरी है। तो आपने कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखा था, उसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा अप लेवल, थोड़ा सा ऐड करके मैंने लाया है आज। तो आज हम प्रॉफिट लॉस के सबसे पहले क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप इसको पढ़िए, हर सवाल को पॉज करके पढ़िए, फिर उसे बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़े। तो आइए हम सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है सवाल। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। अगर चीज़ें नहीं आती हैं, फॉर्मूला याद नहीं है और बहुत सारी चीज़ों को, जिन फॉर्मूला को मैंने लिखाया है फर्स्ट क्लास में, आप देखिएगा कि अक्सरों बेशतर हम फॉर्मूला को बिना यूज़ किए हुए, उस फॉर्मूला को बिना यूज़ किए हुए हम डायरेक्ट परसेंटेज से इन सवालों को कैसे खेलते हैं, तोड़ते हैं। तो उन चीज़ों को आपको सीखना है। 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होगा, बार बार मैंने कहा था। 16.2/3% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो बना 1/6। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। हमने कहा कि लाभ और हानि की गणना जो है वो हम क्या करते हैं, सीपी पे ही करते हैं हमेशा हमेशा। लेकिन जब परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस की बात की जाए तो ये क्या है, एक तरह का गणना है, कैलकुलेशन है। तो ये परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, इट मे बी कि प्रॉफिट ये सीपी पे भी हो सकता है, सीपी पे भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है, एसपी पे भी हो सकता है। क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन यानी तुलना है। तो हम एसपी पे भी कर सकते हैं और सीपी पे भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ सवाल आज मैं लेकर आया हूं, तो आप देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन जब भी प्रॉफिट की बात होगी, लॉस की बात होगी, तो हमेशा वो सीपी पे ही कैलकुलेट होगा। कंपैरिजन हम सीपी से ही तुलना करते हैं। फ्रैक्शन में इस चीज का मायने क्या होता है कि हमने कहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3, यहां पर विक्रय मूल्य के 16.2/3 मान लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसको हम एसपी मान लेते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब ये अगर 6 एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 6 का 16.2/3% कितना बना मेरे दोस्त, 1। 6 का 16.2/3% कितना बना, 1। ये परसेंटेज की बात है, इसमें कोई चीज नया नहीं है, एकदम बहुत आसान है। लाभ पर बेचता है। जब 6 में कोई वस्तु बेची गई है, उस पर 16.2/3% का लाभ होता है, यानी 1 का लाभ होता है। यानी 6 में बेचकर 1 लाभ कमा लेता है। यानी इसका अर्थ यही हुआ कि कोई वस्तु 6 में बेची गई जिसमें हमें 1 का लाभ हो गया। तो सीपी कितना रहा होगा मेरे दोस्त, सीपी 6 में बेची गई है, 1 का लाभ था, तो सीपी सिंपल सी बात है, 6 में से 1 घटा दीजिएगा, 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वास्तविक लाभ प्रतिशत, यहां से हमें सीपी पता चल गया, प्रॉफिट मालूम चल गया है। तो हम वास्तविक लाभ प्रतिशत जो है ना, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो 1 हमारा प्रॉफिट है, सीपी कितना है, 5 है। और परसेंट निकालने के लिए इतिहास गवा रहा है कि हम 100 से चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको 1/5 का डायरेक्ट परसेंटेज मान अगर मालूम है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। 5 दूना 10, 0, 20%। हमारा जो वास्तविक प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है मेरे दोस्त, 20% है। यहां तक कोई दिक्कत। इस सवाल को तो एक ऐसे है, इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इस सवाल को करने का तरीका यह है कि बहुत बेसिक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% पर बेचता है। विक्रय मूल्य के 16.2/3, इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। पहले तो उसकी एसपी कुछ होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये कह रहा है कि दुकानदार जो है, सीपी तो है, हमें एसपी फाइंड आउट करना है। दुकानदार किसी सामान को बेच रहा है तो उसको एसपी का 16.2/3% प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य के 16.2/3% पे बेचता है। बहुत बेसिक, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं तो सीपी
और 16 - 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो बनी वो कितनी बनी, 1/6। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप एलसीएम लेते हो, यहाँ पे एसपी है, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू हो जाएगी मेरी बात 6 CP प्लस 1 SP, और ये जो डिनोमिनेटर में 6 था उधर चला जाएगा तो इधर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, इंटू 6। अब 1 SP इधर है, 6 SP इधर लाएंगे तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 SP। एकदम बेसिक से चीजों को देखिए, और ये होगा 6 SP 6 CP। तो सीपी और एसपी का रेशियो आप जरा सा देखिए, सीपी और एसपी का रेशियो अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी का रेशियो हो जाएगा 5 और एसपी कितना हो जाएगा 6। आप देख रहे हैं कि कोई वस्तु 6 की है, कोई वस्तु 5 की है, उसको बेचा कितने में जा रहा है, 6 पे बेचा जा रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है मेरे दोस्त, ओरिजिनल में 1 का लाभ हो रहा है, कितने पे, 5 पे हो रहा है। तो आप चीजों को 1 का लाभ 5 पे है तो 100 पे कितना, तो अभी हमने बताया कि 20%। चीजों को बेसिक से भी समझ सकते हैं। बेसिक से करने का एक क्या तरीका होता है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो चीजें आपको मालूम है कि एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, फॉर्मूला से कैसे बना सकते हैं, तो आप चीजों को ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जो टाइम बचा के देगा वो तरीका है कि आप कॉन्सेप्चुअली पहले जो मैंने बताया उसे आप कैसे कर सकते हैं, उस पर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए हम अगले सवाल को देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, एकदम सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, उसी को फर्दर हमने आगे प्रोसीड किया है। लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई है, सवाल का कॉन्सेप्ट वही है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। कितने पे, विक्रय मूल्य के 25% हानि पे बेच रहा है, 25% लॉस पे बेच रहा है विक्रय मूल्य के। तो जब भी सवाल में 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनी, 1/4, जिसके या जिससे कहे, जब भी सवाल में जिसके या जिससे कहे, जैसे विक्रय मूल्य की 25% हानि पर, यानी विक्रय मूल्य के, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर विक्रय मूल्य के, तो जब भी जिससे या जिसके कहे, कंपैरिजन का मत, इसका अर्थ ही हुआ कि कंपैरिजन की बात कर रहा है। जिसके अगर कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी। क्या होगी मेरे दोस्त, डिनोमिनेटर में। तो ये होगी हमारी एसपी। अगर हम इसको 4 को डिनोमिनेटर में मान लिया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य का यानी 4 का 25% कितना बना, 1। अगर हमारा विक्रय मूल्य 4 है तो 4 पर 25% की हानि हो रही है, यानी 1 की हानि हो रही है। यानी कोई वस्तु 4 में बेचकर 1 का हानि कमा रहा है, कोई दुकानदार जो है किसी वस्तु को 4 में बेचकर 1 का हानि कमा रहा है, तो उसकी सीपी कितनी होगी मेरे दोस्त, 4 में बेचा है और 1 की हानि वो कमा चुका हुआ है, तो सीपी होगी 5। यानी एसपी में लॉस अगर ऐड कर देंगे, सीपी हमारा कैसे हो फाइंड आउट होगा, यानी एसपी में लॉस ऐड कर देंगे तब तो हमारा सीपी फाइंड आउट होगा, क्योंकि हानि हो रही है। नहीं, एसपी जो हम फाइंड आउट करेंगे तो एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां तो हमें सीपी फाइंड आउट करना था ना। हाँ, तो वो वही बात सही है कि हमें एसपी जो थी, एसपी में जितने में हमें बेचे रहे हैं वो तो हमें लॉस हो रहा है, तो हम उस लॉस को जब ऐड कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है मेरे दोस्त, हमारा निकल जाता है सीपी। यहां तक कोई दिक्कत। तो हमने वही कहा कि हमारा 4 में कोई वस्तु, हमने 4 में किसी वस्तु को बेचा, जिस 4 में बेचकर हम 1 का लॉस कमा लिए हैं, तो हमारा वास्तविक उस वस्तु का सीपी कितना रहा होगा, तो 4 में हम 1 जोड़ देंगे तो 5। अब कह रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए, तो वास्तविक हानि परसेंट अगर हमें निकालना है तो हानि कितने की है, 1 की है। कितने पे हानि हुई है, 5 पे हानि हुई है, तो 100 पे कितना मेरे दोस्त, तो ये भी 20%। यहां तक कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत, बहुत प्यारा सवाल है। चीजों को परसेंटेज से, इन कॉन्सेप्ट से कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, इसे बार बार आप प्रैक्टिस करते चले जाइए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से करिए। इसमें फॉर्मूला का लंदफन नहीं होता है, फॉर्मूला को बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी होता है कि प्रॉफिट कब आता है, लॉस कब होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ताकि आप जो चीज़ों को, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ से आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। आइए तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तब बटा प्रतिशत बताइए। यहाँ पर डिस्काउंट की बात है, क्योंकि हमने डिस्काउंट पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर बेसिक सवाल एकदम बनाया जाए सीपीएसपी में, अगर डिस्काउंट को ऐड करके एकदम बेसिक सवाल बनाया जाए तो सबसे बेसिक सवाल इसी तरह के सवाल होंगे, और इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो आप इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए। आइए, बहुत प्यारा सवाल है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तु, एक वस्तु के क्रय मूल्य को हम क्या करते हैं, सीपी ही मान लेते हैं। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 इंटू सीपी हो गया, कोई दिक्कत। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 वस्तुओं का एसपी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु का एसपी ही मान लेते हैं कि किसी वस्तु की एसपी जो है एक्स वाई जेड की जगह पर, ABCD की जगह पर हमने मान लिया कि कोई वस्तु अगर हम बेच रहे हैं तो उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना, उसको हम एसपी ही मान ले रहे हैं। तो 9 वस्तुओं का एसपी कितना होगा, 9 इंटू एसपी। 12 वस्तुओं का सीपी कितना होगा, 12 इंटू सीपी। अब हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में। हम देख रहे हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो जो है हमारा, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्त, सीपी हो गई 3, यहाँ सीपी है तो ये हो गया 3, और ये एसपी है तो इधर वाली वैल्यू हो गई 4, यानी ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, दूसरा फिर कह रहा है कि जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट, यानी 8 वस्तुओं पर दिया गया छूट यानी डिस्काउंट, वो किसके 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तो 6 इंटू प्रॉफिट। हम एक वस्तु पर दिया गया छूट को डी मान रहे हैं, एक वस्तु पर कमाए गए लाभ को हम पी मान रहे हैं, तो 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट जो हो गया 8D हो गया, और 6 वस्तु पर कमाया गया लाभ क्या हो गया, 6P हो गया, 6P। हम यहां से कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो हमारा डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो जो हो जाएगा, डिस्काउंट और प्रॉफिट का, या प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो, सिंपल सा बात, प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट की वैल्यू ये हो जाएगी, डिस्काउंट की वैल्यू ये हो जाएगी, तो प्रॉफिट हमारा 4 हो जाएगा, डिस्काउंट कितनी हो जाएगी 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आप यहाँ जरा सा देखिए कि हमारी प्रॉफिट सीपी 3 है, सीपी कितनी है 3 है, एसपी कितना है 4 है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है मेरे दोस्त, तो प्रॉफिट है 1 का प्रॉफिट, जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो प्रॉफिट कितना होना चाहिए 4, तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो में, तो ये भी हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एसपी 16। अब कह रहा है कि कोई वस्तु 16 में तब बेची गई है जब उस पर 3 का डिस्काउंट दिया गया है। कितने का डिस्काउंट दिया गया है, 3 का डिस्काउंट दिया गया है, तो ये चीज समझ में आ गया। तो हमारा एमपी कितना आ जाएगा, एमपी में से कलर चेंज कर देते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। एमपी कितना हो गया मेरे दोस्त, एमपी, तो आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु पर 3 का डिस्काउंट देने पर 16 में बेचा गया, 3 का डिस्काउंट देकर 16 में बेचा गया, तो उसकी एमपी रही होगी 19, यानी किसी वस्तु का मार्केट प्राइस 19 रहा होगा, उस पर 3 का डिस्काउंट देंगे तभी तो वो 16 में बिकेगा। यहाँ तक तो कंफर्म है। हमसे सवाल ये पूछा है कि वास्तविक जो है, ओरिजिनल जो है, रियल बटा प्रतिशत कितना होगा, डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका पहले से मालूम होगा कि हम डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंट तो आपको पता है कि डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, यानी डिस्काउंट की गणना जो है वो हमेशा किस पे करेंगे, एमपी पे करेंगे, इंटू 100। तो डिस्काउंट मेरा कितना है, 3 का डिस्काउंट है कितने पे दोस्त, 3 का डिस्काउंट है, एमपी मेरे कितनी है 19 है, 19 पे, तो 100 पे कितना, तो आप देख रहे हैं 300 बटा 19 है, कितने हैं 300 बटा 19 हो गया। अब इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लीजिए, 19 का 19 दूना 38 होता है, 19 एकम 19 हो गया, तो 11 110 बच रहा है। तो आप देखें 19 छक्का 114, 19 बचे 95 होगा, यानी 15 पॉइंट के बाद कुछ आंसर होगा। तो ये 15.6 वाले को हम डायरेक्ट टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है पॉइंट में कहीं अगर एरर होगा तो आप उसे देख लीजिएगा, लेकिन 15 के आसपास वाला ही इसका आंसर है। ये सवाल समझ में आई, कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। जब हम एमपी के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी डिस्काउंट और एमपी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जब हम लाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सबसे आसान सवाल इस तरह से ही बनेंगे। आइए आगे के हम सवाल को देखते हैं। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, यानी जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ होगा। मान लेते हैं कि वस्तु की सीपी कुछ रही होगी, सीपी उस वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, यानी SP1 कितने में बेचा जा रहा है, 600 में बेचा जा रहा है,
अगर हम चाह रहे हैं कि उस वस्तु को नहीं 600 में ना बेचकर SP2 1000 रुपया में बेचा जाए, तो जितना लॉस हो रहा था, लॉस जितनी हो रही थी उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगी। कितनी होगी? तो हम मान ले कि लॉस और प्रॉफिट की क्वांटिटी बराबर है, इक्वल है। तो हम मान लेते हैं यूनिट में कि 1 यूनिट लॉस हो रहा था तो 1 ही यूनिट प्रॉफिट होगी। क्या होगी? 1 यूनिट लॉस हो रहा था तो 1 ही यूनिट प्रॉफिट होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम देख रहे हैं कि SP1 और SP2 के बीच का अंतर कितना है यूनिट में, तो हमने देखा कि 2 यूनिट का अंतर है। और जो देख रहे हैं कि पहले उस वस्तु को 600 में बेची जा रही थी, पहले उस वस्तु को कितने में बेची जा रही थी? 600 में बेची जा रही थी। अब उस वस्तु को जब प्रॉफिट पर बेचा गया है तो 1000 पे बेचा गया। तो SP1 यानी पहले विक्रय मूल्य से दूसरे विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? तो 400। 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो 2 यूनिट 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितना हो गया? 200। यानी कि 1 यूनिट 200 है। कितना है? यानी कोई वस्तु 600 में बेचकर 200 का लॉस हो रहा था, तो उसकी सीपी कितनी रही होगी मेरे दोस्त? 800 रही होगी। 600 में 200 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी सीपी? 800। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ज्ञात कीजिए। 800। बहुत आसान सवाल, सोचिए, कहीं कोई फर्क नहीं। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। आप चीजों को एक्स भी मान सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर इक्वल क्वांटिटी में लॉस हो रहा है और इक्वल क्वांटिटी ही प्रॉफिट की है, तो इस दोनों क्वांटिटी को हम इक्वल को x भी मान सकते थे कि x लॉस होगा तो x प्रॉफिट होगी। तो पहले SP और दूसरे SP के बीच का जो अंतर हो जाएगा वो 2x का हो जाएगा। तो 2x कितने के बराबर हो जाएगा? 400 के बराबर हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो x की वैल्यू रखेंगे 200। तो 600 में बेचकर 600 में जब बेची जा रही थी तो 200 का लॉस हो रहा था, तो सीपी कितनी हो गई? 600 प्लस 200 इज इक्वल टू 800। आइए अगले सवाल को देखते हैं। इसे करने की कोशिश कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल है, थोड़े से इसमें क्या किए गए हैं, थोड़े से भाषा को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। हानि जो होगी वो लाभ का आधा है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल सेम है। अगर हमारा SP1 पहले 550 रुपए में बेचा जा रहा था, अब उस वस्तु को SP2 कितने में बेचा जा रहा है? 850 रुपए में बेचा जा रहा है। तो जो हानि हो रही है, जो हानि यानी सीपी, पहले जो हानि हो रही है वो लाभ का आधा है। अगर हमारा प्रॉफिट जितना हो रहा था, प्रॉफिट यहां पे प्रॉफिट लिख लीजिए, यहां पे लॉस। अगर हमें प्रॉफिट 2 यूनिट की हो रही होगी तो लॉसेस क्या हो रहा है? उसका आधा, यानी 1 यूनिट का हुआ होगा लॉसेस। इसका अर्थ तो ये हुआ, अगर रेशियो में समझा जाए, जितनी हानि हो रही है, हानि 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 850 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। यानी प्रॉफिट का आधा हानि है, प्रॉफिट का, लाभ का आधा क्या है? हानि है। तो आप देख रहे हैं कि SP1 जो सेलिंग प्राइस 1 जो है और जो सेलिंग प्राइस 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे कि सर 3 यूनिट का अंतर है। कोई दिक्कत तो नहीं। और पहले वस्तु 550 में बेची जा रही थी, अब वस्तु अगर प्रॉफिट पर बेची जाएगी तो 850 में। तो कितने पैसे का अंतर हुआ? कितना मूल्य बढ़ाकर अब बेच रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि 300 मूल्य बढ़ाकर बेचा जा रहा है। यानी यूनिट में 3 यूनिट का अंतर 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 100 को। 1 यूनिट 100 को। तो अब सवाल ये कर रहा है कि 550 में बेचकर 100 रुपया का अगर लॉस हो रहा था तो उसकी वास्तविक सीपी कितनी रही होगी? तो 550 प्लस 100 650। यानी अगर वस्तु को 650 में अगर बेचा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस का कंसेप्ट है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 650। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुए हानि का 20 गुना है। एकदम सेम सवाल है, बस भाषा को थोड़ा सा अंतर, भाषा में थोड़ा सा अंतर है और थोड़ा सा एक्सीड करके आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि अगर उस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचा जाए। एक तो सीपी निकालना है, फिर उसमें एक नई एसपी निकालना है जिसमें 25% की अगर प्रॉफिट हो तो नई एसपी क्या होगी। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सवाल एकदम आसान है। अगर आप यहाँ से देखो SP1 कितना है, अगर उस वस्तु को 800 रुपये में कितने में बेचा जाए, 800 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ और उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुए हानि का 20 गुना है।
तो लाभ लाभ को हम SP2 वाले मान लेते हैं कि 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, तो हुआ लाभ। उसी वस्तु को अगर 275 रुपये में बेचा जाए तो हुए हानि का कितना है, 20 गुना है। तो प्रॉफिट मेरा 20 गुना है CP। ये वाली जो प्रॉफिट है ना वो 20 गुना है, तो हम मान लेते हैं कि 20 यूनिट होगा। और जो हुआ लाभ हानि जो है, अगर हम इस CP मान ले रहे हैं और SP2 को हम मान ले रहे हैं कि वो जो सवाल में दिया हुआ है कि 275 में अगर वस्तु को बेची जाए तो जो हानि हो रही है, हानि वो प्रॉफिट, लाभ जो है हानि का 20 गुना है। देखिए हुआ लाभ उस वस्तु को 275 में बेचने पर हुए हानि का 20 गुना है। तो अगर हानि 1 यूनिट मान लें तो लाभ उसका 20 गुना हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? फिर से सवाल देख लीजिए, अगर किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचा जा रहा है, अगर यदि वस्तु को 800 की जगह पर अगर 275 रुपये में बेचा जाता तो 275 रुपये में जो बेचने पर हुई हानि है ना, हानि जो होगी, तो 800 रुपये में बेचने पर जो हुआ लाभ है ना वो हानि का 20 गुना है। सवाल सेम एज इट इज ऐसे ही कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो हानि का 20 गुना है। तो हम देख रहे हैं कि जो पहला मेरा विक्रय मूल्य और जो दूसरा विक्रय मूल्य, इन दोनों के बीच क्या यूनिट में अंतर हम देख रहे हैं कि 21 यूनिट का है। कितना? जबकि हम SP2 में अगर किसी वस्तु को बेचते, सेलिंग प्राइस जो 800 रुपये में किसी वस्तु को बेचते और 275 रुपये में जो बेच रहे हैं, इसके बीच का अंतर क्या है ओरिजिनल प्राइस में? तो आप कह पाएंगे कि सर 525 अंतर है। 500, 800 माइनस 275 इज इक्वल टू 525। तो आप 21 गुने 500, 21 दूना 42, और हमारे पास कितना बच गया था? 21 पंचे 105, 25, यानी 1 यूनिट बराबर कितना है? 25 है। तो 1 यूनिट हमारा कितना हो गया मेरे दोस्त? 25। यानी किसी वस्तु को 275 रुपये में बेच रहे हैं तो उसमें 25 का लॉस हो रहा है। तो CP कितना होगा मेरे दोस्त? CP कितना हो जाएगा? 300, या यहीं पे लिख देते हैं। CP हमारी कितनी हो जाएगी? 300। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारी CP है, हम वस्तु को CP पे भी नहीं बेचना चाह रहे हैं कि अगर वस्तु को 25% लाभ पर बेचते तो वो विक्रय मूल्य कितना होता? SP निकालना है। तो हमारी CP कितनी है? 300। 25% लाभ पर बेचते, 25% लाभ पर बेचते का मतलब कितना होगा? 1/4। 4 वस्तु की कीमत होती तो उस पर 1 ज्यादा पर बेचते तो हमारी SP कितनी हो जाती? SP 5 होती। तो ये हमारा क्या है? CP है। तो CP हमारा 4 है। तो जो CP है, CP को CP से डिवाइड कर दीजिए और जितना वैल्यू लाना है, बेचना कितना में? 25% लाभ पर बेचना है। तो हमारी SP कितनी आ रही है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहीं कोई दिक्कत? 4 से अगर इसे भाग कर देंगे कोई बड़ा चीज नहीं है। 4 7 28, 4 5 20, 75 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 हो गया, 7 5 35 और 2 37। 375 रुपये में अगर उस वस्तु को बेची जाए तो उसे 25% का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्रॉफिट हो जाएगा। कितने में बेची जाए? 375 में। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए नहीं, आगे देखते हैं। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 23% ज्यादा है। हानि 23% ज्यादा है। सेम है। लॉस जो है, अगर हम यहां पे CP मान लें तो पहले हम जिस रेट पर बेच रहे हैं और जो हमें लॉस हो रहा है, उसके बाद हम जिस रेट पर बेच रहे हैं और जो हमें प्रॉफिट हो रही है, उससे 23% लॉस ज्यादा है। तो हम प्रॉफिट को 100% मान लें तो लॉस हमारा क्या होगा? 23% ज्यादा, तो 123। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पर SP1 है, इसको हम SP2 मान ले रहे हैं। आपको करना नहीं, इसको मेंटली करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों को कहीं डायरेक्ट अंतर आप निकाल लिया कीजिए। जैसे पहले 800 रुपये में बेचा जा रहा है, उसी वस्तु को अगर 1246 रुपये में बेचा जाए, कितने में? 1246 रुपये में अगर बेचा जाए, पहले 800 रुपये में बेचा जा रहा है और 1246 में बेचा जाए, तो जो प्रॉफिट हो रहा है उससे लॉस 23% ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है? 23% ज्यादा। अगर ये प्रॉफिट 100% ये, तो आप देख रहे हैं कि SP1 और SP2 के बीच जो पूरा डिफरेंस है वो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के बीच? आप देख रहे होंगे कि 123% इधर है, यहाँ 22%, तो इधर गए तो 100%, इधर आए तो कितना हो गया? 23%। तो टोटल जो है ना परसेंटेज डिफरेंस जो हो गया वो 223% का डिफरेंस हो गया। कितना?
और अमाउंट में अगर जब आप उसको देखेंगे तो 800 रुपये में पहले बेची जा रही थी, उसको बाद में बेचा जा रहा है 1246 रुपये में। कितने में? 1246 रुपये में। तो पहले प्राइस से दूसरे प्राइस के अमाउंट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 446। 400 तो 1 यूनिट 223 से ये दुगुना है, तो 1% बराबर कितना हो गया? 2 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो सीपी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 246 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि कोई वस्तु अगर 800 रुपये में बेची जा रही है तो उस पर कितने का लॉसेज हो रहा है? कितने का लॉसेज हो रहा है? 246 का लॉस हो रहा है। तो वस्तु की सीपी कितनी होगी? तो एसपी प्लस लॉस। तो आप इसको जब ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000। अगर वस्तु को 1046 में अगर बेचा गया होता तो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता। 1046। इस तरह के जितने भी प्रकार के सवाल हैं उनको मैं लाया हूं ताकि आपको बार बार चीज़ों को प्रैक्टिस करके चीज़ें आसान हो जाए। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जब सवाल को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग लगेगा क्योंकि 2-2 एसपी की बात हो रही है, लेकिन आप इसको ओरली कर सकते हैं। ओरली करने का ये तरीका है कि हम 800 रुपये में किसी वस्तु को पहले बेच रहे थे, अब उसको 1200 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, तो अमाउंट के बीच का डिफरेंस हम देख रहे हैं कि 446 रुपया हो रहा है। उसका देख रहे हैं कि होने वाली जो प्रॉफिट है हुआ, जो लाभ है उससे हानि 23% ज़्यादा है। तो हमारा अगर प्रॉफिट 100 मान लें और लॉस क्या मान लें, उससे 23% ज़्यादा है तो 123 से इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस क्या होगा? यही तो प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस जो है वो SP1 और SP2 के बीच के डिफरेंस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 123%। 123% 400 200 टोटल मिला के 123 और 100 मिला के 223 हो गया। 223 440 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 1% 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 123% कितना को? 246 को। हम देख रहे हैं कि 800 रुपये में वस्तु को बेचकर 246 का लॉस कमा रहे हैं, तो वस्तु की सीपी कितनी होगी? 800 प्लस 246 1040। आइए अगले सवाल को देखिए। सेम सवाल है, बस रेशियो में है। किसी वस्तु को 800 रुपये में, अब हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, 820 रुपये में पहले बेच रहे थे, फिर उसी वस्तु को हम चाह रहे हैं कितने में बेच दें? 950 रुपये में बेच दें। तो जो हमारी जो लॉस थी वो क्या होगा कि उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, 820 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसी वस्तु को अगर 950 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है उनका अनुपात कितना है? 820 में जब बेचा जा रहा है तो लॉस हो रहा है, और उसी को वस्तु को अगर 950 में बेचा जाए तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है, लॉस हानि और लाभ का जो रेशियो वो 7:2 क्या है? 7:6 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, भाषा को समझ पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लाभ और हानि के बीच का जो डिफरेंस है, यूनिट में डिफरेंस, ये सारी यूनिट है। तो कितने यूनिट का डिफरेंस है? 13 यूनिट का। जबकि एक्चुअल में आप देखिएगा कि प्राइस SP1 और SP2 के बीच का जो डिफरेंस है 950 800 में से 130 का डिफरेंस है। यानी अगर उस वस्तु को 820 की जगह पर 950 रुपये में अगर बेचा जाता तो 130 रुपये उससे ज्यादा मिल जाते। तो पहले 7 का लॉस हो रहा था, उसके बाद 6 का प्रॉफिट हुआ, तो ये वाला भी लॉस प्रॉफिट में चेंज हो जाता। तो 7 + 6 कितना हो जाता? 13 का प्रॉफिट। वही 13 जो लिख रहे हैं उसका अर्थ यही है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त? 10 हो गया। तो 7 यूनिट बराबर क्या हो गया? 70। 820 में बेचकर 70 का लॉस कमा रहा है। 820 में बेचकर 70 का लॉस कमा रहा है। 820 में बेचकर 70 का लॉस कमा रहा है, तो उसकी सीपी कितनी रही होगी? 820 + 70 890। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो 890 इसका आंसर होगा। चलिए अगले सवाल को देखिए। चलिए उस सवाल से एकदम अलग सवाल है, भिन्न सवाल है, एक नए कॉन्सेप्ट का सवाल है। उस कॉन्सेप्ट पर जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल हमने आपको बताए। ये एकदम नए कॉन्सेप्ट का सवाल है, इसको आप पढ़िए, बनाने की कोशिश कीजिए। छोटा सा शॉर्ट सा स्मॉल सा कैलकुलेशन आपसे जानने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं को कुल 5110 रुपया में तथा ऐसी 89 वस्तुओं को कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपया हो तो सौदे में होगा नहीं। अब थोड़ा सा कहीं पे एरर है हिंदी में। इफ द टोटल कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर अच्छा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 73 आर्टिकल्स हैविंग इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5110। अच्छा, यानी
73 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 5110 है, तथा ऐसी 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए कि जब भी हम कारोबार में प्रॉफिट एंड लॉस की गणना अगर कर रहे होंगे, मान लीजिए हमने 10 वस्तु खरीद कर लाए, क्या हुआ, तो हम 10 वस्तु खरीद कर लाए हैं और हम प्रॉफिट या लॉस की गणना हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 10 लाया और 5 बेच दिया। हम कह रहे हैं कि 10 लाया 100 रुपये में, 5 बेच दिया 80 रुपये में, हम कहेंगे कि हमको 20 रुपये नुकसान हो गया या फायदा हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप जितनी वस्तु लाते हैं उसका पूरा का पूरा जब तक आप सेल आउट नहीं कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास तो 2 वस्तु अभी बची हुई है, तो हम ये तो कर सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि अगर 10 वस्तु ला रहे हैं और एक वस्तु हम खरीद कर लाए हैं कितने में, 12 रुपये में लाए, सपोजिशन एक एग्जाम्पल, और एक वस्तु को हम बेच रहे हैं कितने में, 20 रुपये में बेच रहे हैं। 12 रुपये में लाया है, 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि एक वस्तु पर हमारा अभी एट प्रेजेंट में लाभ कितना चल रहा है, 8 का। तो एक वस्तु से भी हम प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। 73 वस्तुओं को कितना में लाया गया मेरे दोस्त, 5110 में। तो 73 7 7 49 और 7 21 70, यानी एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, सीपी जो है मेरे दोस्त, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो 70 रुपये है। कितना है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 89, वैसे ही 89 वस्तुओं को, सेम वस्तु है, 89 वस्तुओं को कितने में बेचा जा रहा है, एसपी 89 वस्तुओं को कितने में बेचा जा रहा है, 5607 रुपये में 89 वस्तुओं को, 89। तो आप इसे देख लीजिए, 5607 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे 89 से, तो 8 छक 48, 8 छक 48, 53। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 89 वस्तुओं को 5607 रुपये में बेचे तो एक वस्तुओं को हम कितने में बेच रहे हैं, यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन आपने जब कर लिया तो आपने देखा कि 63 रुपये में बेच रहे हैं। वस्तु आप खरीद कर कितने में लाए थे मेरे दोस्त, बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक वस्तु आप खरीद कर कितने में लाए थे, खरीद कर लाए थे 70 में, बेच कितने में रहे हैं, 63 रुपये में बेचे हैं। तो सौदे में क्या होगा, ज्यादा में खरीद कर लाए, कम में बेच रहे हैं, तो सौदे में क्या होगा मेरे दोस्त, ऑब्वियस ही बात है, हानि हो जाएगी। हानि कितने की हो रही है, 70 में लाया 63 में बेचा तो 7 की हानि हो रही है। 7 की हानि कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे 70 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/10 हो गया, 10 से, तो 10% का हमें क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लॉस हो जाएगा। इस पूरे सौदे में क्या होगा मेरे दोस्त, 10% का लॉस हो जाएगा। 10% का क्या होगा, लॉस होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस चीज़ों को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंपली कैलकुलेशन देता है, कैलकुलेशन पे बेस्ड चीज़ें इस तरह से बन सकती हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। 17 वस्तुओं को 720 रुपये में बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ईच एंड एवरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। कल हमने इस तरह के सवाल बताए थे, इन सवालों को मैं ओरली करना भी बता सकता हूं या बताऊंगा आगे चल के क्लासेस में, चीज़ों को ओरली कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल्स पे आप चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कल जिन कॉन्सेप्ट को बताया था उसी कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा सा प्राइस ऐड कर दिया हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि 17 वस्तुओं को बेचने पर, 720 को छोड़ दीजिए, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। तो 17 वस्तुओं की कुछ सीपी होगी, 17 वस्तुओं को बेच रहा है, तो 17 वस्तुओं का एसपी 17 इंटू एसपी, और 17 वस्तुओं की कुछ सीपी भी होगी, 17 गुने सीपी। अब क्या हो रहा है, 17 वस्तुओं को बेचने पर क्या हो रहा है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस क्या होगा, सीपी प्लस लॉस हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, एसपी, सीपी माइनस, हानि हो रही है तो माइनस हो जाएगा। तो लॉस कितना हो रहा है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 5 गुने सीपी। यही सवाल कह रहा है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत,
चलिए देख लीजिए, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो आप देख लीजिए 17 एसपी वो किसके बराबर हो गया, 17 वस्तुओं की जो एसपी है वो 17 में से 5 जाएगा तो 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या होता है, सीपी और एसपी का रेशियो, तो सीपी ये हो गया 17 और एसपी कितना हो गया 12। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ, इस सवाल को ओरली कैसे करेंगे, जब जब हम 17 वस्तुएं बेच रहे हैं, जब जब 17 वस्तुएं बेच रहे हैं, हमें 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही पैसा मिल रहा है। यही इसका अर्थ ही हुआ कि जब 17 वस्तुएं बेच रहे हैं तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो उसको पैसा कितने का मिल पा रहा होगा, 17 वस्तुएं जब बेच रहा होगा तो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही पैसा मिल रहा होगा। तो आप यहां से देख लेते तो 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो एसपी का रेशियो 12 हो गया, सीपी का वस्तु 17 हो गया। तो ये 17 सीपी और एसपी का 17:12 रेशियो हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे चल के देखिए, अगर वस्तु को 720 रुपया में बेचा गया कितना में, तो हमें प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी। तो हम देख रहे हैं 720 में कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, 720 में कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, 12 वस्तुएं बेची जा रही हैं। और एक 17 वस्तुएं 12 वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो एक वस्तु का सीपी निकालना है। टोटल 17 वस्तुएं बेची गई हैं 720 में, 720 में टोटल कितनी वस्तुएं बेची गई हैं, 12 वस्तुएं बेची गई हैं। 720 में टोटल कितनी वस्तुएं बेची गई हैं, 17 वस्तुएं बेची गई हैं, लेकिन एक वस्तु पर उस पे जो है उसमें कितना पैसा मिल पा रहा है, 12 वस्तुओं का ही पैसा मिल पा रहा है, 12 वस्तुओं का ही पैसा मिल पा रहा है। तो एक वस्तु का सीपी निकालना है, तो 12 छक 72, 60 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत। एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब 720 रुपये में जब वो वस्तु बेच रहा है, 720 में, इसको ओरली कैसे करेंगे आप देखिए, जब 720 में वो 17 वस्तुएं बेच रहा है, लेकिन उस 720, ये जो 720 मूल्य है, 720 मूल्य है, उसमें 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर तो हानि हो जा रही है। तो उसको कितने क्रय मूल्य के बराबर पैसा मिला होगा, 17 बेच के उसको 12 ही का पैसा मिल रहा है। जब वो 17 वस्तुएं बेच रहा है उसको 12 ही का पैसा मिल रहा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 12 छक 72, 60 रुपया। ओरली भी चीजों को ऐसे कर सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, ओरली भी ऐसे कर सकते हैं। अगले सवाल को देखिए, 9 वस्तु को 625 रुपये में खरीदा गया है, 19 वस्तुओं को 625 रुपये में खरीदा गया, इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप देख लीजिए कि 19, इसको बेसिक से आप कैसे करेंगे, 19 वस्तुओं को कितने में खरीदा गया, 19 वस्तुओं को, और फिर बेचा भी जा रहा है, इन्हें बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो 19 वस्तु का जो एसपी है और 19 वस्तु का जो सीपी होगा इंटू सीपी, तो एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे दोस्त। हमने कहा कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि सीपी में से क्या करेंगे, हानि को घटा देंगे, तो 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 6 गुने एसपी। अब आप देख रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि 19 सीपी है, एसपी इधर लाएंगे तो क्या होगा, 19 6 25, 25 एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 19 सीपी। तो सीपी एसपी का रेशियो आप यहां से देखिए, सीपी एसपी का रेशियो कितना हो गया, सीपी हो गया 25 और एसपी कितना हो गया 19। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब 19 वस्तुएं बेची जा रही हैं, जब 19 वस्तुएं बेची जा रही हैं, जब 19 वस्तुएं बेची जब 25 वस्तुएं बेची जा रही हैं, 19 वस्तुओं को खरीद कर ला गया, 19 वस्तुओं को ही बेच रहा है, लेकिन 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम 25 वस्तुएं बेच रहे हैं, जब 25 वस्तुएं बेच रहे हैं, हमें 19 वस्तुओं का ही प्राइस मिल पा रहा है। कितना वस्तुओं का प्राइस मिल पा रहा है, 19 वस्तुओं की ही कीमत मिल पा रही है, सीपी मिल पा रहा है, सीपी। तो हमने 625 रुपये में किसी वस्तु को जो बेचा है,
इस 625 में हमें 19 वस्तुओं का ही क्रय मूल्य मिल पाया, 19 वस्तुओं का ही क्रय मूल्य मिल पाया। कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य मिल पाया? 19 वस्तुओं का ही क्रय मूल्य मिल पाया। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, बताइए। तो एक वस्तु का जब जब हम 625 वस्तुओं को बेच रहे हैं, जैसे तो 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो प्रत्येक वस्तु तो बेच 625 में कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं? 25 वस्तुएं बेची जा रही हैं, 25 वस्तुएं बेची जा रही हैं, 25 625 में तो बेची जा रही हैं 25 वस्तुएं। 19 वस्तु लाया गया, 19 वस्तु बेची गई और 6 वस्तु का लॉस हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 19 वस्तु तो बेच रहे हैं, साथ साथ हमें 6 वस्तु का लॉस है, 6 वस्तु एक्स्ट्रा बढ़ा कर देना पड़ रहा है। तो हम जब जब 625 रुपया में कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें 19 + 6 यानी 25 वस्तुओं को बेचना पड़ रहा है। तो 25 आए 625। तो वस्तु का विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो हम देख रहे हैं कि यानी कि जब जब हम 19 वस्तुएं बेच रहे हैं हमें 6 वस्तुएं बढ़ाकर उसको देनी पड़ रही है, यानी 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हमें, मतलब इतना इतना में पैसा लग रहा है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 625/25। ओरली भी चीजों को देखिएगा तो 25 आंसर आ जाएगा। इसके बाद कोई सवाल? चलिए, नहीं, आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। इन सवालों को बार बार घर पर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे सवाल है, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। इन सारे सवालों को जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे निखरते चले जाएंगे। और मैं इस क्लास के अंत में कहूँगा कि जहाँ भी हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आप अपने कमेंट्स हमें लिख कर भेजिए, वो कमेंट्स हमारे, आपके फीडबैक जो है हमारे लिए, हमें उत्साह उमंग भरते हैं, हमारे लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप कमेंट भी लिखना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।